बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 193 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने बड़ी मुश्किल से बिमला को अपने आप से अलग किया। दूसरे कमरे के बेड से चादर उठाकर सोनिया पर डाल दी। आखिरी मर्तबा उसके चेहरे को देखा और फिर चेहरा भी ढक दिया। हम इससे ज्यादा उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। मैं बिमला को लेकर कमरे से बाहर आ गया और जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे तो सामने दूर से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां चमकती हुई नजर आईं। वो गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। मैंने बिमला का हाथ पकड़ लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर बिमला का पैर रपट गया। वो चीखती हुई नीचे गिरी। मैंने झुककर उसे उठाने की कोशिश की तो वो एक बार फिर चीख उठी। उठो, जल्दी करो, वो गाड़ी इसी तरफ आ रही है। मैंने उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा पैर। वो करा उठी। मैंने झुककर उसे गोद में उठा लिया और तकरीबन दौड़ता हुआ गेट से बाहर निकल गया। वो गाड़ी काफी दूर थी। वो अगरचे इस आश्रम की तरफ आ रही थी लेकिन उसका रुख कदरे बाईं तरफ था। वो रास्ता जरा सा घूमकर आश्रम की तरफ आता था। रास्ते की इस कम की वजह से हम उस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी की जद में आने से बच गए। मैं बिमला को गोद में उठाए दरख्तों की तरफ भाग खड़ा हुआ जहां हमारी कार खड़ी थी। कार के करीब पहुंचकर मैंने बिमला को नीचे उतार दिया और पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। इसी दौरान वो कार आश्रम के सामने पहुंचकर रुक चुकी थी। जल्दी से बैठ जाओ। मैं बिमला को छोड़कर सामने से घूमता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ लपका। उस कार में आने वाले भी यकीनन राधन ही के आदमी थे और मैं जानता था कि आश्रम के अंदर की सूरत देखकर वो पागल हो जाएंगे और जाहिर है हमारा पीछा करने की कोशिश भी करेंगे। बिमला मुश्किल कार में बैठ सकी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया जिसकी आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंजी थी और फिर उसी वक्त आश्रम की तरफ से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने गालिबन दीवार के करीब पड़ी हुई उस शख्स की लाश देख ली थी जो सबसे पहले मेरे हाथों से मारा गया था। और फिर उसी वक्त आश्रम की तरफ एक और चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वो देखो, उस तरफ कोई गाड़ी खड़ी है, तुम अंदर जाओ, मैं उस गाड़ी को देखता हूँ। ये दूसरी आवाज थी। वो शख्स हमारी तरफ दौड़ा। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। वो शख्स हमारी तरफ दौड़ रहा था। फासला तकरीबन 100 गज के करीब था। मैंने कार को तेजी से दाईं तरफ घुमा दिया और एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ाता चला गया। उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। पहली गोली कार की पिछली विंड शील्ड के कोने में लगी और शीशे में सुराख करती हुई खिड़की से निकल गई। मैं दरख्तों में कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। इसके बाद 2 फायर और हुए लेकिन कोई गोली हमारी कार तक नहीं पहुंच सकी थी। कार दरख्तों से निकलकर सड़क पर आ गई। मैंने इसे बाईं तरफ घुमा दिया और इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। आधे घंटे बाद हमारी कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। रात के 11:30 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा था। इस वक्त इस सड़क पर ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पुख्ता सड़क थी। मैं तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता रहा। हमने उस आश्रम या राधन बदमाश के अड्डे पर 4 आदमियों को मौत के घाट उतारा था। 5वीं लाश सोनिया की थी। राधन और उसके गुर्गे बदमाश थे। शहर वालों की जिंदगी के लिए आजाब बने हुए थे। अमनो अमान के लिए मुस्तकिल खतरा थे। उनकी मौत से शहर वालों को कुछ अरसे के लिए सुकून जरूर मिलेगा मगर उनका कत्ल बहरहाल जुर्म था। किसी आदमी को उनके जराइम की सजा देने का कोई हक नहीं था। किसी मुजरिम को सजा देना सिर्फ कानून का काम था। लेकिन इस मुल्क में कानून कितना बेबस था वो मैं देख चुका था। जयपुर में रूपमती के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। उसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की थी लेकिन कानून को तो उन लोगों ने खरीद लिया था जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और आज दिन में क्या हुआ था, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शोभा और सोनिया को अगवा कर लिया गया था। वहां से सिर्फ 100 गज के फासले पर पुलिस स्टेशन था। लोगों ने थाने जाकर इस वारदात की इतला भी दे दी। फायरिंग की आवाजें थाने तक भी सुनी गई थी लेकिन कानून के मुआवजों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। मैं 2 घंटे हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा था लेकिन कानून के किसी मुआफिज ने आकर मेरी खबर तक नहीं ली थी। बाद में भी किसी ने मुझसे ये पूछने की कोशिश नहीं की थी कि सोनिया और शोभा को अगवा करने वाले कौन लोग थे। कोई बड़ा जुर्म कानून के रखवालों के ताउन के बगैर नहीं हो सकता। देशमुख ने भी ये वारदात करने से पहले कानून की आंखों पर पट्टी बांधी थी और मुआवजों के हाथ दौलत की जंजीर से बांध दिए थे। मैंने खुद उन लोगों का सुराग लगाया था। मैं अगर पुलिस के पास जाता तो भी राधन और उसके आदमी का कुछ ना बिगड़ता। वो बदमाश आदमी था, ताकतवर था। पुलिस वाले भी उसकी ताकत से खाइफ थे। अगर ऐसा ना होता तो वो गेस्ट हाउस वालों से भत्ता वसूल क्यों करता? लोगों के दिलों में उसका खौफ क्यों होता? कानून के मुहाफिज उसके जराइम से पर्दापोशी क्यों करते? अगर कानून के ये रखवाले फर्ज शनास और ईमानदार होते तो राधन बदमाश क्यों बनता? जराइम क्यों होते? राधन और उसके गुर्गे मारे गए थे। 2 शरीफ औरतों को भरे बाजार से अगवा कर लिया गया था तो कानून के मुआवजों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। अब राधन जैसा बदमाश और उसके गुर्गे मारे गए थे तो शहर में क़यामत मच जाएगी। पुलिस का हर फर्द कातलों की तलाश में इधर उधर दौड़ता हुआ नजर आएगा। मुमकिन है वो शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर भी तवज्जो दें, इसलिए मैं जल्द से जल्द शहर से दूर निकल जाना चाहता था। बिमला अपनी सीट पर खामोश बैठी थी। उसने एक हाथ से अपना बायां पैर दबा रखा था और उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। मैंने सिर्फ 1-2 मरतबा उसकी तरफ देखा लेकिन बात नहीं की। मेरे सीने में हलचल सी मची हुई थी और दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। सोनिया की दर्दनाक मौत ने मुझे झुंझोड़ कर रख दिया। मेरे पुराने साथी एक एक करके मुझे छोड़ गए थे। थाई, जानकी और अब सोनिया। मुझे लगता था जैसे मेरे बदन का एक और हिस्सा मुझसे अलग हो गया हो।
सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और घने जंगल थे। कार के हेडलैम्प्स की रोशनी ने तारीकी में एक सुरंग सी बना दी थी और लगता था जैसे हम एक तवील और खत्म ना होने वाली सुरंग में सफर कर रहे हों। तकरीबन 1 घंटे बाद हम रूर की नामी एक बस्ती में पहुंच गए। यहाँ से एक सड़क सहारनपुरा, अंबाला, चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ चली गई थी, जबकि दूसरी सड़क नगीना, खासपुर और रामपुर से होती हुई बरेली और लखनऊ वगैरह की तरफ जाती थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। बस्ती सन्नाटे और तारीकी में डूबी हुई थी। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। बस्ती के 1-2 आवारा कुत्ते भौंकते हुए हमारी कार के पीछे लग गए, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की। कुत्तों का तो काम ही राहगीरों पर भौंकना होता है। बल्कि किसी रफ्तार से कार ड्राइव करते हुए मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता रहा। एक जैली सड़क पर रोशनी देकर मैंने कार उस तरफ मोड़ दी और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इस तरफ एक बनी की दुकान खुली हुई थी। मैंने दुकान के सामने कार रोक ली। दुकान में 2 आदमी बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे। उनमें एक तो दुकानदार था और दूसरा उसका दोस्त। मैं उस कार से उतरकर दुकान में दाखिल हो गया और प्रणाम करके इधर उधर देखने लगा। दरवाजा अगरचे छोटा था मगर अंदर से दुकान बड़ी थी और बकौल शख्स से यहाँ सुई से लेकर हाथी तक मिल सकता था। एक तरफ शेल्फों पर एलोपैथी की अद्वियात भी सजी हुई थी। क्या चाहिए महाराज, किस चीज की तलाश है आपको? दुकान वाले ने पूछा। वो दरअसल मेरी पत्नी के पैर में मोच आ गई है, उसके लिए कोई मरहम वगैरह हो तो मैं कहते हुए एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। मरहम तो मिल जाएगा, पर मोच आई है या चोट लगी है? उसने पूछा। पैर रिपट गया था। और नारायण, दुकानदार ने मेरी बात काट कर अपने साथी को मुखातिब किया, बिटिया को देख ले, वो सामने मोटर में बैठी है और ये मरहम ले जा, लगाकर पट्टी बांध देना। उसने एक डिबिया नारायण की तरफ बढ़ा दी, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, नारायण रामपुर में पहलवानी किया करता था, अब तो सब छोड़ दिया, अरसे से यहाँ रह रहा है। नारायण के साथ मैं भी दुकान से बाहर आ गया। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया और बिमला को इशारा किया। वो सीट पर पहलू बदल कर बैठ गई। नारायण दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ गया और बिमला का पैर टटोल कर देखने लगा। उसने पैर को 1-2 हल्के से झटके दिए। बिमला सिसकारियां भरकर रह गई। मोच नहीं आई, हल्का सा झटका लगा है, मैं मालिश कर देता हूँ, ठीक हो जाएगी, नारायण ने कहा और मरहम से पैर की मालिश करने लगा। बिमला निचला होंठ दांतों में दबाए तकलीफ जब्त करने की कोशिश करती रही। नारायण ने मालिश करके अपने कंधे पर पड़ा हुआ पटका उतारा और उसे फाड़ कर पैर पर पट्टी बांधी। सुबह इस मरहम से फिर मालिश कर लेना बिटिया, ठीक हो जाएगी, उसने कहा। बिमला ने डिबिया उसे ले ली और सीधी होकर बैठ गई। मैं नारायण के साथ दुकान में आ गया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ मुझे कंबल भी तय दर तय नजर आए। ये आर्मी के नीलाम शुदा कंबल थे। मैंने 2 कंबल ले लिए। दुकानदार ने कंबलों के पैसे तो ले लिए लेकिन मरहम के पैसे नहीं लिए। मुझे खुशी हुई कि ऐसे हमदर्द और नेक लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अजनबियों से भी हमदर्दी होती है। श्रीमान जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आधी रात को इतना लंबा सफर? हम रामपुर से आ रहे हैं, मैंने कहा। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से देर हो गई। हमें बहरहाल सुबह से पहले पहले हरी दीवार पहुंचना है, इसलिए रात में भी सफर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग इस वक्त दुकान क्यों खोले बैठे हैं जबकि बस्ती के सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं? रामपुर से आने वाली ट्रेन भी आज 4 घंटे लेट हो गई है, दुकान वाले ने जवाब दिया। और फिर उसकी बातों से पता चला कि रूरल की छोटा सा रेलवे जंक्शन है। 8 बजे रामपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन यहाँ से गुजरती है। उसकी बहन और बहनोई इस ट्रेन से आने वाले हैं। उसका घर भी दुकान के पीछे है, इसलिए वो दुकान खोले बैठे हैं। उसके कहने के मुताबिक रेलवे स्टेशन वहां से तकरीबन 1 फरलांग आगे था। उस तरफ बाज़ दुकानें और एक आध होटल जरूर खुला होगा। मैंने बातों में उनसे ये मालूम भी कर लिया कि अल्मोड़ा जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो नगीना शहर से पक्की सड़क है जो रामनगर शहर तक चली गई है। उससे आगे अल्मोड़ा जाने वाली सड़क अभी जेरे तामीर है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा उस तरफ से जाता है। दूसरा रास्ता इस बस्ती से अल्मोड़ा की तरफ जाता है। ये सड़क कहीं पक्की और कहीं कच्ची, लेकिन घने जंगलों की वजह से ये रास्ता खतरनाक समझा जाता है। इन जंगलों में खूनख्वार दरिंदे बकसरत पाए जाते हैं, इसलिए लोग दिन के वक्त भी उस तरफ सफर करते हुए डरते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करके कार में वापस आ गया और इंजन स्टार्ट करके कार को रिवर्स में लेता हुआ सड़क पर ले आया और उसे उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से हम आए थे। अल्मोड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता हम पीछे छोड़ आए थे। मैंने उन लोगों से झूठ कहा था कि हम रामपुर से आए थे और हरी दीवार जा रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि अगर किसी वक्त यहाँ से हमारे बारे में पूछा जाए तो हमारा सुराग ना लगाया जा सके। और वैसे भी अब हम हरी दीवार की तरफ ही जा रहे थे। इस सड़क पर तकरीबन 1 मील आगे जाकर मैंने कार दाईं तरफ मोड़ दी। ये सड़क अगरचे पुख्ता थी लेकिन ज्यादा कुशादा नहीं थी। चंद मील का फासला तय होने के बाद ही घना जंगल शुरू हो गया। उसके साथ ही सर्दी भी बढ़ गई। मैंने कार में बैठे हुए 2 कंबल बिमला के हवाले कर दिए। उसने एक कंबल अपने ऊपर लपेट लिया और दूसरा गोद में रखा हुआ था। आज दिन में देशमुख और उसके साथियों ने ऋषिकेश में मेरी अच्छी खासी धुनाई की थी। फिर तवील सफर और आश्रम में राधन और उसके आदमियों से मारपीट। इस वक्त मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। सर्दी की वजह से चोटों में तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन मैं अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर अपने आप को संभाले हुए था। मुझे सीट पर बार बार पहलू बदलते देखकर बिमला ने दूसरा कंबल खोलकर मेरे ऊपर डाल दिया। उसके साथ ये मशवरा भी दिया कि अगर रास्ते में कोई बस्ती आए तो हम 1-2 घंटे वहां रुक कर आराम कर लें। लेकिन मैंने उस वक्त तक ना आराम करने की कसम खाई थी जब तक देशमुख की गर्दन ना मरोड़ दूं। हम इस जंगल में मीलों दूर आ चुके थे। अचानक कार का इंजन हिचकोले खाने लगा। मैं गियर बदल बदल कर उसे संभालने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका।
कार की रफ्तार बदतरी कम होती चली गई और बिलाखिर वो रुक गई। इस कमबख्त को भी यहीं खराब होना था। मैंने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, बिमला ने कहा। बिमला की बात सुनते ही मैं उछल पड़ा और मेरी नजरें बेइख्तियार डैशबोर्ड की तरफ उठ गईं। फ्यूल बताने वाली सुई 0 पर रुकी हुई थी। हम जब ऋषिकेश से रवाना हुए थे तो रोशन लाल ने कार मेरे हवाले करते हुए बताया था कि उसने टैंकी फुल करवा दी है। टैंक में कितने गैलन पेट्रोल आता था इसका मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन हम शाम 6 बजे से सफर कर रहे थे। ऋषिकेश से हरी दीवार, वहां से रोरर की और रोरर की से इस जंगल में कमोबेश 50 मील का फासला तय हो चुका था। पेट्रोल को तो खत्म होना ही था। रास्ते में मुझे कहीं भी ख्याल नहीं आया था कि पेट्रोल खत्म हो सकता है। हरी दीवार में राधन को तलाश करने से पहले पेट्रोल डलवाया जा सकता था। बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती थी कि कार की डिक्की में 5-5 गैलन वाले 3 केन रखे हुए थे। मैंने अपने कंधों पर से कंबल हटा दी और इग्निशन में से कीरिंग निकाल कर नीचे उतर आया। कार का दरवाजा खोलते ही यख बस्ता हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया और एक लम्हे को मैं कपकपा कर रह गया। जंगल बहुत घना था। सड़क के किनारे खुदरू पौधे और झाड़ियां फैली हुई थी। ऊपर दरख्तों की शाखें इस तरह आपस में मिली हुई थी कि आसमान पर चमकते हुए सितारे भी नजर नहीं आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि यहाँ तो दिन के वक्त भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती होगी। हर तरफ गहरी तारीकी थी। हशरातुल अर्द की आवाजें इस तारीकी में बड़ा खौफनाक तासर दे रही थी। अचानक ही मुझे रूरर की और उस बूढ़े दुकानदार की बात याद आ गई। उसने बताया कि इस जंगल में खौफनाक दरिंदे बकसरत पाए जाते हैं और लोग इन दरिंदों के खौफ से दिन के वक्त भी सफर करते हुए डरते हैं। और ये तो रात का आखिरी पहर था। दरिंदों के खौफ से मैं एक बार फिर काम कर रह गया। मैंने डिक्की खोलकर पहले पेट्रोल के कैन निकाला और टैंकी का ढकना खोलकर उसमें पेट्रोल उंडेल रहा था कि पत्तों और झाड़ियों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर उछल पड़ा। उसके साथ ही एक बारीक सी सीढ़ी की तरह चीख मेरी समां से टकराई। पेट्रोल का कैन मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे। वो 2 जानवर गाड़ी के सामने हेडलैम्प्स की रोशनी में सड़क के एक तरफ से दौड़ते हुए दूसरी तरफ तारीक झाड़ियों में गायब हो गए। एक दूसरे के पीछे दौड़ने वाले वो जानवर जंगली बिल्ली या लोमड़ी से ज्यादा बड़े नहीं थे। मैंने बारी बारी तीनों कैन का पेट्रोल टैंकी में उंडेला। आखिरी कैन सड़क पर ही फेंक दिया। टैंकी का ढकना बंद किया और डिक्की का ढकना गिराकर बंद कर लिया। क्या हुआ? बिमला ने मेरी तरफ देखा। शायद तुम उन जानवरों से डर गए हो। हाँ, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। ये तो बेजरर जानवर थे, इनकी जगह दरिंदे भी हो सकते थे। तो क्या हुआ? तुम तो अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं तो बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मगर अफसोस तो इस बात का है कि जंगली दरिंदे मार्शल आर्ट नहीं जानते। बहरहाल तुम्हारा पैर कैसा है? इस मरहम की मालिश से तकलीफ हैरत अंगेज तौर पर कम हो गई है। अब तो मैं कंबल के अंदर पैर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत भी दे रही हूँ। ज्यादा हरकत मत देना, बस इसी तरह कंबल लपेट कर आराम से बैठी रहो। बल्कि बेहतर है तुम सो जाओ, मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैंने भी अपने कंधों पर कंबल डाल लिया था। अच्छा ही हुआ था कि इस दुकान पर मुझे ये कंबल नजर आ गए। बसूरत दीगर सर्दी में सफर करना मुश्किल हो जाता। इस खतरनाक और तारीक जंगल में हमारा सफर जारी रहा। कई मरतबा बाज जानवरों को कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में सड़क पर या उसके आसपास देखा था, लेकिन हमें कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया। सुबह 5 बजे के करीब हम एक बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती सड़क के दाईं तरफ कदरे हटकर थी, जबकि दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज खुली जगह थी और उससे आगे ढुलान पर धान के खेत थे, जिनके परली तरफ ताहद्दे निगाह घना जंगल फैला हुआ था। बस्ती में एक आधी कच्चा मकान दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सब झोंपड़े थे। घास फूस और दरख्तों की बनाई हुई झोंपड़ियां थी। ऊपर बस में 1-1 फुट तक बांसों की खुपचियां निकली हुई थी। हर झोंपड़े के गिर्द खुश्क झाड़ियों और दरख्तों की मोटी मोटी शाखों से बाढ़ लगी हुई थी। हमारी कार जैसी बस्ती की हदूद में दाखिल हुई, 2 कुत्तों ने भौंकते हुए हमारा ताकुब शुरू कर दिया। मैंने कार की रफ्तार पहले से कम कर दी। बस्ती में सड़क की 2 तरफ झोंपड़ियों में शायद दुकानें बनी हुई थी और दोनों झोंपड़ों के ऊपर कोका कोला के बोर्ड लगे हुए थे। उन्हीं में से मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि ये दुकानें या ढाबे हैं। 2 दुकानें खुली हुई थी। मैंने एक ढाबे के सामने कार रोक ली। कुत्ते भी हमारे पीछे रुक गए। कुछ देर भौंकते रहे और फिर वापस चले गए। ढाबे का मालिक एक अधेड़ उम्र आदमी था। उसने अभी अभी दुकान खोली थी और अपनी चीजें दुरुस्त कर रहा था। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। चाय मिलेगी काका? मैंने आगे बढ़कर पूछा। जरूर मिलेगी महाराज, पर 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, उसने कहा। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। 2 चाय बना दो, मैंने कहा। बिमला भी नीचे उतर आई और हम ढाबे के आसपास टहलने लगे। मैंने बिमला को सहारा दे रखा था और वो अपने मजरूब पैर पर हल्का सा दबाव डालकर चल रही थी। ढाबे के मालिक ने 2 फोल्डिंग कुर्सियां निकाल कर रख दी। हम 2 कुर्सियों पर बैठ गए। चाय तैयार होने में 10 मिनट की बजाय 20 मिनट लगे थे। दुकानदार को ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि हम रात ही रात में रोरर की तरफ सफर करते हुए आए हैं। इस इलाके में रात को कोई सफर नहीं करता महाराज, उसने बताया। इस जंगल में शेर और चीते बकसरत पाए जाते हैं। लोग तो दिन के वक्त भी इस तरफ सफर करते हुए डरते हैं। और फिर बातों ही बातों में उसने बताया कि यहाँ से चंद मील आगे रानी खेत नाम का हिल स्टेशन है। एक बार सुबह 6 बजे रानी खेत से रोरर की रवाना हो जाती है, जो 6:45 बजे के करीब यहाँ पहुंचती है। बस के आने से पहले पहले उसे अपनी दुकान तैयार करनी पड़ती है। उसकी बातों से हमारी मालूमात में खासा इजाफा हुआ। ये वादी कमाऊं का इलाका था जो हजारों मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। दुनिया के खूबसूरत और खतरनाक तरीन जंगलात इस खित्ते में पाए जाते हैं। इन जंगलों में दूसरे दरिंदों के अलावा शेर और चीते भी बकसरत पाए जाते हैं।
ये चीते और शेर आए दिन इन जंगलों में आबाद इंसानी बस्तियों में तबाही फैलाते रहते हैं। जब किसी शेर या चीते के मुंह को इंसानी खून लग जाता है तो सैकड़ों मुरब्बा मील तक इंसानी बस्तियों में खौफो इराज फैल जाता है। इसी वादी कमाओं में नैनीताल, मैसूरी, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन जहां गर्मियों के मौसम में हजारों की तादाद में सियाह तफरीह के लिए आते हैं। इस बस्ती से रानीखेत तक पुख्ता सड़क थी। दिन की रोशनी में जंगल से आए हुए पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए वाकई ही मजा आ गया। हिमालय की तराशियों में तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाकई रानीखेत ऋषिकेश से ज्यादा बड़ा नहीं था। ऊंची नीची सड़कें, बिखरी हुई पुख्ता और लकड़ी के तख्तों से बनी हुई इमारतें, एक दो मुख्तसर शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेज। सबसे ज्यादा बारोनक जगह लारी अड्डा था जिसके इतराफ में शॉपिंग सेंटर्स भी बने हुए थे। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली और हम दोनों उतरकर रेस्टोरेंट में आ गए। मौसम में खून की थी, अगरचे धूप चढ़ आई थी मगर ज्यादा रौनक नहीं थी। ऐसी जगहों पर तो लोग आराम से सोकर उठते हैं और 9 बजे के बाद ही बाजारों में रौनक नजर आने लगती है। नाश्ते के बाद हमने तकरीबन 1 घंटे तक इसी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम किया। रात भर सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। बिमला भी अगरचे रास्ते में ऊँगती रही थी लेकिन थकन उसके चेहरे से भी जाहिर थी। एक पेट्रोल पंप से मैंने न सिर्फ कार की टैंकी फुल करवा ली बल्कि दोनों खाली कैन भी भरवा कर डिक्की में रख लिए। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने तीसरा कैन जंगल में फेंक क्यों दिया था। इस पेट्रोल पंप से हमें मालूम हो गया कि अल्मोड़ा वहां से तकरीबन 2 घंटों की मुसाफत पर है और सड़क पुख्ता है। रास्ते में लबे सड़क कुछ बस्तियां भी हैं जहां से हमें जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। पेट्रोल पंप से निकलकर बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता हुआ मैं अल्मोड़ा की तरफ जाने वाली शायरा पर आ गया और रफ्तार बढ़ा दी। इस सड़क पर कोई माहिर ड्राइवर ही गाड़ी चला सकता था। मैं रूमती का शुक्रगुजार था कि उसने जयपुर में मुझे ड्राइविंग सिखा दी थी। अगर मैंने उसकी बात ना मानी होती तो इस वक्त मैं देशमुख के ताकुब में यहाँ तक नहीं आ सकता था। सड़क पर बाज जगह अमूदी चट्टानें और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खड़ थे। मोड़ ऐसे खतरनाक के जरा सी गलती तहता सुराह में पहुंचा सकती थी। मैं रात भर का जागा हुआ था, दिमाग में धमाके हो रहे थे। मुसलसल सीट पर बैठे रहने से कमर तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी। अगर हम रानी खेत के रेस्टोरेंट में घंटा भर आराम ना करते तो मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता। मैंने की रफ्तार से और बहुत मोहतात होकर कार चला रहा था। इस तरह हमने ये फासला 2 की बजाय 2.5 घंटों में तय किया। अल्मोड़ा में दाखिल होते ही मैंने एक गेस्ट हाउस के सामने कार रोक ली। मेरा ख्याल था कि हम यहाँ चाय वगैरह पीकर ताज़ा दम होंगे और फिर देशमुख की तलाश में निकल खड़े होंगे। लेकिन बिमला बजीद थी कि हमें चंद घंटे यहाँ जरूर आराम करना चाहिए। और फिर ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक कमरा भी मिल गया जो इसी वक्त खाली हुआ था। बिमला ने ठीक कहा था, मुझे आराम की यश जरूरत थी। कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिरा तो मुझे होश नहीं रहा। मेरी आंख सपहर 4 बजे खुली। बिमला भी मेरे बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैं चंद मिनट बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। इस वक्त भी बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैं काफी देर गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। गर्म पानी से जिस्म की टकोर हो रही थी और बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं कपड़े पहनकर बाहर आया तो बिमला जाग गई। वो बेड पर बैठी हैरान नजरों से इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और लगता था जैसे उसके दिमाग पर अब भी नींद का खुमार तारी हो। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान थी। उसका लहजा ख्वाबीदा सा था। मैं तो यहीं था, तुम शायद कहीं और पहुंची हुई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पैर अब कैसा है? अब तो ठीक है, कोई तकलीफ भी नहीं हो रही। वो पैर को पकड़कर इधर उधर मुड़ने लगी। मेरा ख्याल है कोई नस चढ़ गई थी। मालिश और आराम करने से ठीक हो गया, अब बिल्कुल तकलीफ नहीं। अच्छा तो अब आराम बहुत हो चुका। मैंने कहा, पानी गर्म है, तुम भी नहा लो। कसलमंदी दूर हो जाए तो फिर हम शोभा की तलाश में निकलेंगे। बिमला कुछ देर बेड पर पड़ी ईंटती रही और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चल पड़ी। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसका पैर बिल्कुल सीधा पड़ रहा था और मेरा ख्याल उसमें अब कोई तकलीफ नहीं रही थी। बिमला जैसी बाथरूम में घुसी, मैं कमरे के कोने में आलती पालती मारकर मुराकबे में चला गया। 2 दिन से मैंने अपनी योगा की मशक नहीं की थी और इस रियाजत को जारी रखने का अब फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं था। गुरु की मौजूदगी के बगैर मैं इस रियाजत को जारी भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुराकबा एक मुख्तलिफ चीज थी। इसकी रियाजत तो मैं पहले भी कर चुका था। आधे घंटे के मुराकबे से मैं अपने आप को बिल्कुल हशाश बशाश और तरोताजा महसूस करने लगा। मेरे अंदर एक नई तवानाई आ गई। मुराकबे का यही तो कमाल है, थोड़ी सी रियाजत से ही इंसान के अंदर छुपी हुई तवानाइयां अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगती है। बिमला तैयार हो गई थी। वो भी ताजा खिले हुए गुलाब की तरह खिली हुई लग रही थी। हम कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में आ गए। यहाँ खासी रौनक थी। हमें एक ऐसी मेज मिल गई जहाँ 2 औरतें पहले ही से बैठी हुई थी और उन्होंने हमारे बैठने पर कोई एतराज नहीं किया। हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था। इस वक्त चाय के साथ बिस्किट वगैरह पर ही इत्तफाक किया गया। काउंटर पर बिल देते हुए मैं खटामल जागेश्वरी मंदिर के बारे में दरियाफ्त करने लगा। इत्तफाक से हम उसी के नवा में थे और वो मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 1 मील का फासला था। आधे मील तक तो गाड़ी ने हमारा साथ दिया, उससे आगे गाड़ी का रास्ता नहीं था। पहाड़ी के दामन में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। हमने भी कार एक तरफ खड़ी कर दी और दूसरा लोगों के साथ पैदल चलने लगे। तंग से रास्ते से गुजरकर पहाड़ी की दूसरी तरफ खटामल जागेश्वरी मंदिर था। यह मंदिर बहुत बड़ा और लोग दूर दूर से यात्रा के लिए आते थे, लेकिन हमारा रुख मंदिर की तरफ नहीं था। हम मंदिर के पहलू में एक और तंग से रास्ते से गुजरते हुए पिछली तरफ आ गए और उस तरफ का मंदिर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ।
मैंने थाईलैंड में भी बहुत से हसीन मनाजिर देखे थे, मगर हिमालय की गोद में ये मंदिर देखकर तो मुझे सीने में सांस रुकता हुआ वाकई ही महसूस होने लगा था। सब्जी और रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई पहाड़ी पर तकरीबन 150 फुट की बुलंदी पर आबशार गिर रहा था। लगता था जैसे सफेद रेशमी चादर ऊपर से नीचे तक फैला दी गई हो। नीचे जहां पानी गिर रहा था, एक छोटी सी झील मारदे वजूद में आ गई थी और एक कुशादा नदी झील से निकलकर नशेब की तरफ बह रही थी। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। लातादाद लोग मुख्तलिफ जगहों पर टोरियों की सूरत में बैठे हुए थे। कुछ लोग नदी के पानी से खेल रहे थे और कुछ आबशार के करीब खड़े थे। एक और दिलचस्प मंदिर ये था कि जिस जगह आबशार गिर रहा था वहां पानी की चादर के पीछे पहाड़ी में एक तंग सी खूह बनी हुई थी। बहुत से लोग उस पहाड़ी के साथ तंग से रास्ते पर चलते हुए पानी की चादर के पीछे उस खूह से गुजरकर झील की दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दिलकश मंदिर को कुदरत का एक हसीन शायकार कहा जा सकता था। लोग यहाँ तफरीह के लिए आए हुए थे और पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए थे। हमें इस कांटे की तलाश थी जहाँ देशमुख छुपा बैठा था। आबशार के गिरदोनवा में थोड़ी थोड़ी फासले पर कई कांटे थे। बाद कांटे तो बाकायदा बंगलों की तरह थे। उनकी तामीर भी पुख्ता थी और उनके इर्द गिर्द बाउंड्री वाल भी थी। मैं और बिमला सुर्ख छत और नीली दीवारों वाला कांटे तलाश करते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर सुर्ख खपरेल वाली 2-3 कांटे नजर आए, मगर ऐसा कोई कांटे दिखाई नहीं दिया जिसकी दीवारें भी नीली हों। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी दम तोड़ने लगी। तफरीह और पिकनिक के लिए आए हुए लोग वापस जाने लगे। बिमला ने भी वापसी की तकरार शुरू कर दी, लेकिन मैं उस वक्त तक अपनी तलाश जारी रखना चाहता था जब तक दिन की रोशनी साथ दे रही थी। मैं झील से निकलने वाली नदी के साथ साथ नशेब की तरफ चलने लगा। तकरीबन 100 गज आगे एक पुलिया थी। ये कोई बाकायदा पुलिया नहीं थी। दरख्तों के 2 मोटे तने साथ नदी पर डालकर उन पर मिट्टी डाल दी गई थी। इस तरह पैदल चलने वालों के लिए नदी के ऊपर एक गुजरगाह सी बन गई थी, जिसे बहरहाल पुलिया भी कहा जा सकता था। नदी की दूसरी तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर काटेज और बंगले थे, लेकिन अब अंधेरा गहरा हो गया था। बाज काटेज और बंगलों की खिड़कियों में रोशनी नजर आने लगी थी, लेकिन बाहर की तारीक फजा में मतलूबा काठी की तलाश जारी रखना मुमकिन नहीं था। हम नदी के साथ साथ चलते रहे। खटामल मंदिर बाईं तरफ पीछे रह गया था। मंदिर के कलश पर सुर्ख बत्ती चल रही थी और गेट की रोशनियां भी यहाँ से दिखाई दे रही थी। 200 गज मजीद आगे चलने के बाद नदी पर एक कुशादा और पुख्ता पुलिया नजर आ गई, जिस पर से 2 कारें पहलू ब पहलू आसानी से गुजर सकती थी। इसके दोनों तरफ कुशादा रास्ते थे। इन्हें पुख्ता सड़क नहीं कहा जा सकता था, मगर गाड़ियों की बकसरत आमदोरफ्त से सड़क की तरह एक बाकायदा और पुख्ता रास्ता बन गया था। हम पुलिया पार करके दूसरी तरफ आ गए और इस कुशादा रास्ते पर चलते रहे। इसी दौरान में एक हमारे अकब से और 2 सामने से आने वाली गाड़ियां भी करीब से गुजरी थी। बदतदरीज बुलंदी की तरफ जाता हुआ ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर से घूमकर बहुत आगे इस सड़क से जा मिला था, जो शहर से मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ चली गई थी। हमारी गाड़ी इस पहाड़ी की दूसरी तरफ थी। बिमला थक गई थी, इसका सांस फूल गया था। मुसलसल चलते रहने से उसके पैर में भी तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं उसे सहारा देकर चलाता हुआ उस पथरीले मैदान में आ गया जहां हमारी कार खड़ी थी। मंदिर और आबशार की तरफ आने वाले बहुत से लोग वापस जा चुके थे, लेकिन 3-4 गाड़ियां अब भी मौजूद थी। मैं अपनी कार के करीब रुककर चारों तरफ देखने लगा। अब सूरत-ए-हाल मेरी समझ में आ गई थी। मंदिर और आबशार की तरफ जाने वाला असल रास्ता वही था जिस तरफ से हम वापस आए थे। पुलिया वाला रास्ता तो नदी के दूसरी तरफ बिखरे हुए काटेज और बंगलों की तरफ चला जाता, लेकिन पुलिया से पहले एक कुशादा रास्ता मंदिर और आबशार की तरफ भी जाता था। इस तरफ के काठी में रहने वाले वही रास्ता इस्तेमाल करते होंगे जिस रास्ते से हम आबशार तक गए थे। वो अगरचे करीब पड़ता था, लेकिन इस तरफ से गाड़ी नहीं जा सकती थी। हम गेस्ट हाउस वापस आ गए। तकरीबन 3 घंटे ऊंचे नीचे रास्तों पर पैदल चलते रहने से बिमला के पैर में हल्की सी तकलीफ शुरू हो गई। वो बेड पर बैठी एक हाथ से होरे होरे पैर को दबा रही थी। मैंने थैले में से मरहम की डिबिया निकाल ली और उसके सामने बेड पर बैठ गया। लाओ तुम्हारे पैर पर मालिश कर दूं, मैंने कहा। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं चलना चाहिए था। बिमला ने खामोशी से वो पैर आगे कर दिया। मैंने डिबिया खोलकर उंगली पर मरहम लगाया और उसके टखने के आसपास मलने लगा। बिमला ने शलवार का पांचा ऊपर खींच लिया। मैं अब 4 उंगलियों से मालिश कर रहा था। पैर के ऊपर जहां 5 उंगलियों के जोड़ मिलते हैं, टखने पर दोनों तरफ और जरा ऊपर पिंडली की तरफ। बिमला के मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां निकल रही थी। मैं यही समझ रहा था कि हाथ के दबाव से उसे तकलीफ महसूस हो रही है, और फिर उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और दूसरे हीले में मुझे चौंक जाना पड़ा। बिमला के चेहरे पर सनसनी के अजीब से तासरात थे और आंखों में सुर्खी के डोरे तैर रहे थे। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और आगे मेरी तरफ झुकने लगी। मैंने उसके दोनों पकड़कर उसे झुंझोड़ दिया। होश में आओ बिमला, और पैरों पर कंबल डाल दो ताकि हवा ना लगे। मैं बेड से उतरकर खड़ा हो गया। मैं हाथ धोकर चाय मंगवाता हूँ, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर 9 बजे के करीब खाना खाने के लिए चलेंगे। खाना हम यहाँ नहीं, किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। बिमला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसने खुशमुगीन नजरों से मेरी तरफ देखा और कंबल अपने ऊपर खींचकर बेड की पूंछ से टेक लगा ली। मैं उसके गुस्से को नजरअंदाज करता हुआ बाथरूम में घुस गया। वेटर को कमरे में बुलाने के लिए कोई बेल वगैरह नहीं थी। चाय का ऑर्डर देने के लिए मुझे खुद ही काउंटर पर जाना पड़ा। काउंटर पर इस वक्त एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसकी रंगत अगरचे सांवली थी, मगर चेहरे के नकूश बड़े गजब के थे। बड़ा चाम था उसमें। मैं उससे बातें करने लगा। वो वादी कमाओं के बारे में बता रही थी। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली है, वो कह रही थी।
यहाँ कई हिल स्टेशन हैं जहाँ गर्मियों में खूब रौनक रहती है। यहाँ से आगे कुशानी बीचनाथ और उससे आगे देक्योरी और दीवाल की तरफ निकल जाओ तो पिंदोरी ग्लेशियर्स और 25,625 फुट बुलंद निंदा देवी की बर्फपोश चोटी का नजारा किया जा सकता है। कमाऊं वैली के घने जंगलात शेरों, चीतों और दूसरे खतरनाक दरिंदों से भरे हुए हैं। इन जंगलों के साथ जिम कॉर्बेट का नाम भी जिंदा रहेगा। जिम कॉर्बेट को जानते हो ना? नहीं मैडम, मैंने नफी में सारी ला दिया। बदकिस्मती से मैं इस नाम से वाकिफ नहीं हूँ। क्या ये बहुत बड़ी शख्सियत है? जिम कॉर्बेट शिकारी है, उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदमखोर शेरों का शिकार उसकी हॉबी है। कमाऊं वैली उसकी शिकारगाह है। वो दर्जनों खूनख्वार और आदमखोर शेरों को हलाक कर चुका है। कमाऊं वैली में लातादार छोटी छोटी बस्तियां हैं जहाँ के लोग जिम कॉर्बेट को देवता समान समझते हैं। क्या आप कभी उस शख्स से मिली हैं? मेरा मतलब है जिम कॉर्बेट से, मैंने पूछा। कई मरतबा, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो अक्सर यहाँ आता रहता है। क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? हाँ, लेकिन मैं किसी और किस्म का शिकार करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह जिम कॉर्बेट अपने शिकार का दूर तक पीछा करता होगा, उसी तरह मैं भी अपने शिकार का दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक पीछा करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शिकार किया जिसका मैं कई साल से पीछा कर रहा था। ओह, उसने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो कौन सा दरिंदा था जिसका तुम कई वर्षों से पीछा कर रहे थे? बदरू, मैं बदरूहों का शिकारी हूँ और दूर तक उनका पीछा करता हूँ, मैंने बदसूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, उसका चेहरा धुआं हो गया। इसी दौरान वेटर ने आकर बताया कि चाय मेरे कमरे में पहुंचाई जा चुकी है। मैं काउंटर पर बैठी हुई नमकीन हसीना को उलझन में मुतला छोड़कर कमरे की तरफ चल पड़ा। चाय के कहने के बाद मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका था ताकि इसी दौरान बिमला का गुस्सा फुरू हो जाए। मैं कमरे में आया तो चाय की ट्रे तपाई पर रखी हुई थी और बिमला उसी तरह बेड की पूछ से टेक लगाए बैठी हुई थी। मैंने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाई, केतली और दूध दानी मेज पर रख दी। दोनों कप ट्रे में रखे और ट्रे उठाकर बिमला के सामने बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गया और एक कप उठाकर बिमला की तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो, मैंने कहा। गर्म होने के बावजूद चाय का एक फायदा ये भी है कि इससे दिमाग में भरे हुए बुखारात ठंडे हो जाते हैं। तुम बहुत सताते हो मुझे, बिमला ने कप लेते हुए कहा। उसके लहजे में शिकवे की झलक नुमाया थी। देखो बिमला, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा, एक रोज जयपुर में मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो, मगर चाहत की इंतहा जिस्मों का इत्तेसाल तो नहीं। ये तो एक बहुत पवित्र जज्बा है। इन जज्बों में लघवियत के लिए कोई जगह नहीं होती। एक बार खोट आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रह सकते हैं और दोस्ती के जज्बे तो प्रेम से भी ज्यादा पवित्र होते हैं। अगर तुम इस जज्बे का इजहार करोगी तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बोलता रहा और बिमला खामोशी से सुनती रही। चाय खत्म होने के बाद मैंने खाली कप उससे लेकर ट्रे में रख दिया। उसके बाद भी मैं उसके सामने बैठा बातें करता रहा और फिर दरवाजे पर दस्तक की हल्की सी आवाज सुनकर मैं बेड से उठ गया। वो वेटर था जो खाली बर्तन लेने के लिए आया था। वेटर के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिमला के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मेरी बातों से बिमला के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके चेहरे से वो पहली हालत गायब हो गई और वो फिर पहले की तरह चहकने लगी। 9:30 बजे के करीब हम तैयार होकर कमरे से निकल आए। बिमला 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए थी और मेरे कहने पर उसने कपड़े बदल लिए। इस राजस्थानी लिबास में भी वो नहायत अच्छी लग रही थी। मैंने नीचे रानी खेत में कार की टैंकी फुल करवा ली थी। 5-5 गैलन के 2 भरे हुए कैन भी डिक्की में रखे हुए थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप देखकर मैंने कार रोक ली और रानी खेत से यहाँ तक जितना पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था उतना ही टैंकी में डलवा लिया। हम काफी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते रहे। मौसम में खुनकी होने के बावजूद शॉपिंग सेंटरों पर खासी गहमा गहमी थी। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली और हम नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। रेस्टोरेंट के अंदर की फजा खासी खुशगवार थी। तमाम मेजें भरी हुई थी। बाद मेजें ऐसी थी जिन पर 1 या 2 सीटें खाली थी। दाईं तरफ वाली मेज से एक आदमी और 2 औरतें उठी तो हमने आगे बढ़कर उस मेज पर कब्जा कर लिया और वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। हम खाना खा रहे थे कि एक आदमी दरवाजे में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा और फिर एक ऐसी मेज की तरफ बढ़ गया जहाँ एक कुर्सी खाली थी। कुर्सी घसीट कर बैठते उसने एक बार फिर इधर उधर देखा। इस मर्तबा उसकी नजरें मेरी तरफ भी उठ गईं। न जाने क्या बात थी कि मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो कनखियों से बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उस पर शुबा हुआ कोई बात जरूर थी जो मुझे देखकर वो शख्स बदहवास हो गया था। इसी दौरान वेटर ने उसके सामने चाय रख दी। उसने कप उठाया तो उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी। चाय छलक गई। उसने कप दोबारा पिरिच पर रख दिया और एक बार फिर कनखियों से मेरी तरफ देखने लगा। शक्लो सूरत से तो वो कोई अच्छा आदमी नहीं लगता था, लेकिन मुझे हैरत थी कि मुझे देखकर वो खौफजदा क्यों हो गया था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उस मेज पर 2 औरतें और एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने भी उस शख्स की कैफियत भांप रही थी। अधेड़ उम्र आदमी ने आगे झुककर कुछ कहा भी था। जवाब में वो शख्स बड़बड़ा कर रह गया। चाय पीते हुए भी उसने 2-3 मरतबा मेरी तरफ देखा था। अचानक मेरे दिमाग में चम्माका सा हुआ। रशी केस में जिन लोगों ने शोभा को अगवा किया था उन तमाम ने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे थे। मैं किसी की शक्ल नहीं देख सका था। उनके ताकुब में हरी दीवार पहुंचते ही इत्तफाक से चोंगी मुहर्रर से राधन के बारे में पता चल गया था। राधन के 3 आदमी और जो हमारे हाथों मारे गए थे वो भी ऋषिकेश के हमलावरों में शामिल थे। और ये शख्स, मेरा शुबा यकीन में बदल गया कि ये भी उन लोगों में शामिल था।
मैं उसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। ये लोग मुझे मुर्दा समझकर फेंक आए थे और अब मुझे अपने सामने देखकर वो बदहवास हो गया था। यकीनन यही बात थी, वरना मैं कोई भूत तो नहीं था कि वो मुझे देखकर इस तरह खौफजदा हो गया था। उस शख्स ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी सीट से उठ गया। काउंटर पर पैसे देकर बाहर निकलते हुए भी उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। बिमला, मैंने टिश्यू पेपर से हाथ पूंछते हुए कार की चाबियों का गुच्छा उसकी तरफ सिरका दिया। वो आदमी जो अभी उस टेबल से उठकर गया है, मुझे शुबा है कि वो देशमुख का आदमी है और उसने मुझे पहचान लिया है। तुम खाना खत्म करके गेस्ट हाउस चली जाना, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे वापसी में देर हो जाए, मगर तुम परेशान मत होना। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बिमला ने कहा। वो एकदम बदहवास हो गई थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बिमला, मैंने कहा। पता नहीं किस किस्म की सूरत का सामना करना पड़े। तुम्हारे पैर में पहले ही तकलीफ है, हो सकता है तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरे लिए मसला बन जाओ, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। यह भी मुमकिन है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, वो आदमी कोई और हो। ऐसी सूरत में ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। मैंने जेब से कुछ रकम भी निकाल कर बिमला के हवाले कर दी और सीट छोड़ दी। रेस्टोरेंट से निकलते ही मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने बने हुए पान के सिगरेट के कैबिन की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने उस शख्स को जर्द रंग की शर्ट से पहचान लिया। वो बाईं तरफ तकरीबन 50 गज आगे निकल चुका था। उसने एक दो मरतबा पीछे मुड़कर भी देखा था। मैं मौका पाते ही दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और लोगों की आड़ लेता हुआ उसका पीछा करने लगा।